हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम जो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है आरएस नॉमेनक्लेचर। लेकिन आरएस नॉमेनक्लेचर से पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ अ 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर विद इन द मॉलिक्यूल। मतलब ये है कि स्टीरियो सेंटर के अराउंड, मतलब चारों तरफ एटम्स की 3D अरेंजमेंट क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर ये जो टर्म आया स्टीरियो सेंटर, तो स्टीरियो सेंटर का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टीरियो सेंटर है किरल कार्बन। लेकिन जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टीरियो सेंटर क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल से अगर हम बात करें तो जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है एटम्स की स्टीरियो सेंटर के अराउंड, उसकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन, या उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन। स्टडी की बात नहीं करें, उसको सिंपल हम क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन। कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि स्टीरियो सेंटर के अराउंड जो 3D अरेंजमेंट है एटम्स का, उसको हम क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो बात हो गई क्लियर, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब कॉन्फ़िगरेशन के दो पार्ट हैं, एक तो है रिप्रेजेंटेशन और एक है असाइन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे हमने बात करी कि हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम जो 3D उसको देख रहे हैं मॉलिक्यूल को, वो कैसे देख रहे हैं, या अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। और एक बार हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया, देख लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी स्टीरियो असाइन करते हैं कि भाई इसकी स्टीरियो ऐसी है, तो वो जो हम असाइन कर रहे हैं वो उसमें आएगा असाइन में। अब अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को 3D कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके टाइप्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं वो 4 तरह के दे रखे हैं। सबसे पहला है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, आपने नाम सुने होंगे, इसको हम ब्रीफ में देख लेंगे कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तीसरा है न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और चौथा है सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। आरएस नॉमेनक्लेचर की बात करें तो आपके आरपीएससी जो सबसे ज़्यादा आरएस नॉमेनक्लेचर पूछती है वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे पूछती है, तो हम उसी को पढ़ेंगे। ये तो बात हो गई आपके रिप्रेजेंटेशन की। अगर हम असाइन की बात करें, मतलब आपने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद हमको स्टीरियो असाइन करनी है, तो यहाँ पर आपके असाइन में बात करें तो पहला है डीएल, ठीक है, कैपिटल है, ध्यान रखना। दूसरा है आरएस, तीसरा है ईजेड और सिस्ट्रांस। तो देखिए ईजेड और सिस्ट्रांस जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम पढ़ते हैं, और ये मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पढ़ा चुका हूँ कि ईजेड नॉमेनक्लेचर जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सिस्ट्रांस भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, डीएल और आरएस। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, और जो मेन जो हमको पढ़ना है वो है आरएस नॉमेनक्लेचर। डीएल भी मैं आपको बता दूंगा, और मेन हम क्या पढ़ेंगे, आरएस नॉमेनक्लेचर। आरपीएससी जो है क्वेश्चंस पूछती है आरएस नॉमेनक्लेचर पे। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, और रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले दे रखा है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है वेज और डैश, तो इसको हम वेज कहते हैं और इसको हम डैश कहते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, और स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो यहाँ पर ये कार्बन, इसको आप मान लीजिए, और ये 4 वैलेंसी है। अब यहाँ पर अगर चारों वैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहते हैं कायरल सेंटर। तो अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि टेट्राहेड्रल जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई, और चारों ग्रुप मान लीजिए डिफरेंट है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कि हम उसको कैसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट वो है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो 2 लाइन है ये सिंपल है, ये वेज है और ये डैश है। अब इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल लाइन है वो आपके प्लेन में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, प्लेन में। वेज का मतलब आपकी तरफ है, व्यूअर की तरफ है, टुवर्ड्स द व्यूअर है, या हम कहें प्लेन के ऊपर है, पेपर के ऊपर है। और डैश की बात करें तो वो क्या है, पेपर के पीछे या अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो अब यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर उसको मैं रिप्रेजेंट शो करूँ तो ये ऐसे होगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कहा कि ये प्लेन हो गया, तो ये आप जो है ग्रुप, ये ना तो आपकी तरफ आ रहे हैं ना आपसे दूर जा रहे हैं, तो ये प्लेन में हो गए। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द व्यूअर है, इसको हमने वेज से बता दिया। और ये कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसको हमने वेज से बता दिया, इसको हमने डैश से बता दिया। और ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सिंपल लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसको हम कहते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो सिंपल लाइन है मतलब वो प्लेन के अंदर है, वेज का मतलब आपकी तरफ, डैश का मतलब पीछे की तरफ। क्लियर। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये कायरल सेंटर है, और ये जो प्लेन लाइन है नॉर्मल क्या होता है कि रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल चेन, मतलब जो मेन चेन है, जो कार्बन की चेन है, वो कॉमन ये जो सिंपल लाइन है इससे रिप्रेजेंट करते हैं।
और जो डिफरेंट ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप जो होते हैं वो आपके वेज रे से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, वेज रे रिप्रेजेंटेशन की। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर सेकंड है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये आपको सिंपल इस टाइप से दिखेगा क्रॉस फॉर्म में। तो क्रॉस फॉर्म का मतलब क्या है कि कार्बन की 4 वैलेंसी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो आपको दिख रहा है कि भाई ये आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा है कि भाई ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दिख रही है कि भाई ये आपके इस टाइप से है कि भाई आपके टेट्राहेड्रल में शो कर दिया। अब फिशर को आप देखेंगे तो देखने में सिंपल ही दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर इसका जो मीनिंग है रिप्रेजेंटेशन का वो क्या है कि आपको ये दिख कैसे रहा है, सिंपल ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये आपको क्रॉस फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल 3D जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। मेन बात ये है कि ये तो किरल सेंटर हो गया, कायरल सेंटर हो गया, ये तो समझ में आ गया आपको। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये वेज है और ये जो वर्टिकल है ये डैश है। इसका मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल है वो आपकी तरफ है, जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, जो आपके जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, आपकी तरफ है, और जो वर्टिकल ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, आपसे पीछे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपके वर्टिकल ग्रुप हो गए पीछे की तरफ और ये जो हॉरिजॉन्टल हो गए ये आगे की तरफ हो गए। तो यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है वो आपकी तरफ है और जो वर्टिकल ग्रुप है वो क्या है, पीछे की तरफ है। आरपीएससी जो आरएस नोमेनक्लेचर पूछती है वो इसी पे पूछती है। तो वहाँ पर होता क्या है कि आप देखेंगे कि वर्टिकल पे अगर ग्रुप हैं 4th पोजीशन वाला तो एज इट इज़ रखते हैं, और हॉरिजॉन्टल पे है तो हम आंसर चेंज करते हैं। उसका कारण क्या है कि वर्टिकल की कंडीशन अलग है कि भाई वो तो पीछे की तरफ है, और हॉरिजॉन्टल की कंडीशन अलग है, वो क्या है, आगे की तरफ। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है, पहला पॉइंट क्या है, 2D रिप्रेजेंटेशन है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सेकेंड अगर हम बात करें, देखिए मॉलिक्यूल तो 3D है लेकिन यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो 2D है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आप मॉलिक्यूल को जब देखोगे तो वहाँ पर उसको बिल्कुल फ्रंट मतलब सामने से देखोगे, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर फ्रंट कार्बन क्या बता रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। फ्रंट कार्बन को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, डॉट से। सेकंड जो है बैक कार्बन, उसको हमने रिप्रेजेंट करा है बाय सर्किल। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कम से कम 2 किरल कार्बन की बात हो रही है। जैसे हमने यहाँ कहा कि भाई ये आपके 1 किरल कार्बन है, हमने यहाँ पर केवल एक ही की बात करी, और यहाँ भी हमने फिलहाल एक ही की बात करी, ज़्यादा की भी आप बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 कार्बन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि ये आपके एक कार्बन है और ये पीछे वाला कार्बन है। तो इसको आप देखेंगे तो साइड हो गया। अब ये आपने ऐसे करा तो ये फ्रंट कार्बन हो गया और ये बैक कार्बन हो गया। जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको ऐसे देख रहे हैं, ये फ्रंट और ये बैक। फ्रंट में भी 3 ग्रुप हैं और बैक में भी 3 ग्रुप हैं। अब यहाँ पर फ्रंट कार्बन जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंप्लीट जो लाइन आ रही है डॉट से वो आपके क्या आ रही है, फ्रंट कार्बन की, और ये जो सर्किल है ये बैक कार्बन का, और ये जो डॉटेड लाइन है ये बैक कार्बन की है। तो अब यहाँ पर मेन बात क्या है कि ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन पे भी 3 ग्रुप लगे हुए हैं और बैक कार्बन पे भी 3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब वहाँ पर ये जो ग्रुप हैं ये आपस में इसकी पोजीशन क्या है, बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं या थोड़े से एंगल पे आ रहे हैं, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कॉन्फॉर्मेशनल में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन और इसके ग्रुप बिल्कुल क्या है, आगे पीछे आ रहे हैं। आगे पीछे का मतलब क्या है कि इसका ग्रुप अगर ऐसे है तो इसका ग्रुप भी ऐसे ही है। तो आपको क्या लगेगा, पीछे वाला आपको जल्दी से दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको एक्लिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्लिप्स। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इसका ग्रुप ऐसे है तो पीछे वाले का क्या हो जाए, ऐसे जस्ट अपोजिट हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, स्टैगर्ड। तो हमने क्या देखा कि ये आपके फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन के 3 ग्रुप और बैक कार्बन के 3 ग्रुप, और उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है उसके हिसाब से हमने क्या नाम दिया कि अगर ये कंडीशन है तो इसको हमने एक्लिप्स दे दिया, और ये कंडीशन है तो उसको हमने क्या दे दिया, स्टैगर्ड। नेक्स्ट आपके दे रखा है सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। देखिए सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो इससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन। ये आपके फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन था और ये क्या है, आपके साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बात ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, ये तो 2D था। क्यों? क्योंकि ये तो आपके फ्रंट और बिल्कुल पीछे से आ रहा है, बिल्कुल सामने से आप देख रहे हो तो 2D रिप्रेजेंटेशन है ये वाला क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन। अब इसको आप ऐसे समझिए कि ये तो आप ऐसे देख रहे थे तो ये फ्रंट व्यू था, अब आपने इसको ऐसे कर दिया। अब ऐसे करने से क्या हो गया कि एक ग्रुप यहाँ है तो एक ग्रुप यहाँ है, तो ये साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये आप जब देख रहे हैं तो ये आपके सॉर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, साइड व्यू। अब आपने क्या देखा कि ये ग्रुप नीचे है तो ये ग्रुप भी नीचे है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ग्रुप नीचे है तो ये ग्रुप भी नीचे है। तो ये आपके ऐसे था, मतलब आमने सामने। तो अगर ये सेम साइड आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्लिप्स्ड, ठीक है। डाइहेड्रल एंगल होता है, कॉन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, एक्लिप्स कहते हैं। और अगर बिल्कुल अपोजिट हो जाए कि भाई एक नीचे है और एक ऊपर है तो वो क्या कहलाती है, स्टैगर्ड। तो यहाँ पर आपने क्या देखा
कि सौहर्ष साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर अगर आप दो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है उसको आप ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल सामने से, तो ये आपके फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन, और अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो ये हो गया साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन। फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन कहलाता है आपके सौहर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, अगर ऐसे है तो ये एक्लिप्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड। तो एक्लिप्स क्या होता है, स्टैगर्ड क्या होता है, ये डिटेल में हम किस में पढ़ेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ लिया। असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करें तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव का मतलब वो किसी से रिलेट कर रहा है, मतलब किसी पे डिपेंड है, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होगा। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका डायरेक्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हो या निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो DL कॉन्फ़िगरेशन है वो रिलेटिव है, और जो RS कॉन्फ़िगरेशन है, जो RS नॉमेनक्लेचर है, वो आपके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब RPSC क्वेश्चन पूछती है कि DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रिलेटिव मेंबर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें DL कॉन्फ़िगरेशन की, तो DL कॉन्फ़िगरेशन में रिलेटिव मेंबर क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये RPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिलेटिव मेंबर क्या है, तो यहाँ पर आंसर है ग्लिसरॉल्डिहाइड। कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि ये कार्बोहाइड्रेट के लिए, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए DL नॉमेनक्लेचर की या कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिलेटिव मेंबर क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्वेश्चन RPSC ने पूछ रखा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड शो कर रखा है किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। अब यहाँ पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हमने एक रिलेटिव मेंबर डिसाइड कर लिया। जैसे हमने यहाँ क्या डिसाइड करा, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और रिलेटिव मेंबर डिसाइड करने के बाद हमने डिसाइड करा कि भाई ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम D कहेंगे और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम L कहेंगे। तो ये आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। और उसमें हमने क्या डिसाइड करा कि अगर OH राइट हैंड साइड है तो वो D कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो वो L कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने क्या डिसाइड करा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड रिलेटिव मेंबर है, और उसमें अगर OH राइट हैंड साइड है तो D है, और लेफ्ट हैंड साइड है तो L है। और ये मैंने आपको बता दिया था कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो मेन पेरेंट चेन है वो आपके वर्टिकल पोजीशन पे होती है। तो H और OH कहाँ आ गए, हॉरिजॉन्टल पे आ गए, तो ये D हो गया और ये L हो गया। अब इसके अलावा मान लीजिए कि ये तो हमने बात करी रिलेटिव मेंबर की। अब ये मान लीजिए कि ये आपके स्ट्रक्चर दे रखे दोनों। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा D है और कौन सा L है, या दोनों D है या दोनों L है। तो जब आप ये दोनों स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ दोनों OH राइट हैंड साइड है, यहाँ एक OH राइट है और एक OH लेफ्ट है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि यहाँ तो दोनों राइट दिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने क्या याद करा या समझा या पढ़ा कि OH राइट है अगर तो D है और लेफ्ट है तो L है। तो यहाँ दोनों राइट हैं तो हम इसको D कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों लेफ्ट नहीं है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। अब ये हमारे लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई राइट को D कहते हैं तो इसके हिसाब से D होगा या इसके हिसाब से L होगा। तो वहाँ पर आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, हाईएस्ट नंबर किरल कार्बन, कि जो किरल कार्बन आपको जो चेक करना है D और L के लिए वो कौन सा होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर किरल कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी क्योंकि प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है। तो दो किरल कार्बन है, एक ये और एक ये, तो हाईएस्ट नंबर किसका हो जाएगा, इसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी हाईएस्ट नंबर किसका हो जाएगा, इसका। तो जो आप D और L डिसाइड करोगे उसके लिए आपको किरल कार्बन कौन सा लेना, हाईएस्ट नंबर वाला। दूसरी बात क्या है, नंबर शुड मूव फ्रॉम अप टू डाउन। इसका मतलब ये है कि जब आपके स्ट्रक्चर दे रखी हो तो ध्यान आपको रखना है कि जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो ऊपर की साइड आए, तभी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। तो जो नंबरिंग स्टार्ट होगी तो फिर वो ऊपर से नीचे चलेगी। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली D और L डिसाइड करने के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला किरल कार्बन आपको लेना है। दूसरा जो नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए वो ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इससे फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब आप आंसर कैसे निकालेंगे कि आपने देखा प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऊपर है तो नंबरिंग ऊपर से नीचे जा रही है, प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऊपर है, नंबरिंग ऊपर से नीचे जा रही है। अब यहाँ पर हमने बात करी हाईएस्ट किरल कार्बन ये वाला है और ये वाला है। अब यहाँ पर आपके OH राइट हैंड साइड है तो ये D हो जाएगा, और यहाँ OH लेफ्ट हैंड साइड है तो ये क्या हो जाएगा, L। तो ये आपके DL नॉमेनक्लेचर है। क्या है, DL नॉमेनक्लेचर। बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं आते, ये ज़रूर पूछ रखा है कि रिलेटिव मेंबर क्या है। बाकी नॉर्मली वो आपको कॉन्फ़िगरेशन देके DL आपसे नहीं निकलवाता, ठीक है, या RP से नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कैपिटल D और कैपिटल L। ये जो नॉमेनक्लेचर है ये कैपिटल D कैपिटल L है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल D और स्मॉल d में क्या रिलेशन है, तो ध्यान आपको ये रखना है कि कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन को बता रहे हैं।
जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या बताते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है। जब हमने ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा था वहाँ मैंने बताया था कि अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसके बेस पे स्मॉल डी और स्मॉल एल आता है। कैपिटल डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी का और कैपिटल एल और स्मॉल एल का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल डी है तो वो स्मॉल डी होगा या कैपिटल डी है तो स्मॉल एल होगा, उसका कोई रिलेशन नहीं है। स्मॉल डी और स्मॉल एल बता रहा है रोटेशन को और कैपिटल डी और कैपिटल एल किसको बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन को। आरपीएससी अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है तो पूछती है आरएस नॉमेनक्लेचर पे। अब देखिए आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे निकाले, इसके दो रूल दे रखे हैं। फर्स्ट है आपके प्रायोरिटी रूल कह सकते हैं, सीक्वेंस रूल कह सकते हैं, सीआईपी रूल कह सकते हैं, कान इनगोल्ड प्रिलॉग रूल कह सकते हैं। ये आपके सिमिलर ही है जो मैंने आपको इजर नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया था। दूसरा रूल है कैरेलिटी रूल। अब देखिए कैरेलिटी रूल क्या कह रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो 4 ग्रुप हैं आपके किरल कार्बन में, उसके चारों ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। वो आपके फर्स्ट रूल से हो जाएगी। सेकंड रूल क्या है कि जो आपके लास्ट प्रायोरिटी वाला है, मतलब जिसकी प्रायोरिटी 4th है, वो व्यूअर से अवे होना चाहिए, मतलब पीछे की तरफ होना चाहिए या दूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज है तो आर और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, ठीक है। अभी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर सीआईपी रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट जो है डिसाइड करने के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हाईएस्ट द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। मतलब जो ग्रुप्स आपके अटैच्ड हैं किरल कार्बन पे, उसमें जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जो डायरेक्टली अटैच्ड है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। मतलब हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। उसके बाद सेकंड क्या है, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। अगर मान लीजिए कि चारों जो एटम हैं वो डिफरेंट हैं तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन अगर 2 एटम सेम आ गए तो वहाँ पर क्या है कि प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी क्योंकि सेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट एटम पे मूव करना है, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि नेक्स्ट एटम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आपको पहले काउंट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि CH2Cl है और CF3 है, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप हैं, तो 2 ग्रुप में पहला एटम है कार्बन, ये तो सेम हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम होने के बाद नेक्स्ट एटम पे जाना है। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट एटम तीनों फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ही माना जाएगा, और इसका नेक्स्ट एटम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला चेक करना है आपको, क्लोरीन। तो अब आप देखेंगे कि क्लोरीन और फ्लोरीन डिफरेंट हो गए, तो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। इसका मतलब इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, किससे, इससे। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एटम कौन सा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला लेना है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है वो है मल्टीपल बॉन्ड आर कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पर अगर मल्टीपल बॉन्ड का केस आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी ग्रुप है A डबल बॉन्ड B, तो फर्स्ट एटम A है, तो अगर फर्स्ट एटम A की प्रायोरिटी अगर डिफरेंट है बाकी ग्रुप से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए A और A सेम आ जाए तो उस केस में क्या करना है, तो जैसे A डबल बॉन्ड B है, तो अब आपको क्या करना है कि A डबल बॉन्ड B का मतलब ये हुआ कि A से 2 B जुड़ रहे हैं और B से 2 A जुड़ रहे हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, A से एक B तो था ही, एक B और जोड़ दिया, और B से एक A तो था ही और एक A और जोड़ दिया। तो अब आपको A डबल बॉन्ड जो B है उसको आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। हालांकि इतनी डिटेल में ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर एटम सेम है, 2 एटम सेम है, 3 एटम सेम है, तो आपको नेक्स्ट एटम पे जाके चेक करना है कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, नेक्स्ट एटम कौन सा, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और अगर मल्टीपल बॉन्ड का केस है तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। क्लियर। अब यहाँ पर आपने क्या सीख लिया, पहला रूल प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि भाई 1 2 3 4 प्रायोरिटी क्या क्या है। दूसरा रूल क्या है कि 4th प्रायोरिटी जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, व्यूअर से पीछे होना चाहिए। तो व्यूअर से पीछे हो गया। उसके बाद क्या है कि क्लॉकवाइज के लिए R और एंटी क्लॉकवाइज के लिए S। अगर 4th ग्रुप पीछे की जगह आगे होता है तो आंसर क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, ये किरल कार्बन है। अब देखिए 4 जो ग्रुप हैं चारों डिफरेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एटॉमिक नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का, तो ये 1 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद किसका है, ब्रोमीन का, तो ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद किसका है, क्लोरीन का, तो ये 3 नंबर हो गया। और उसके बाद किसका है, फ्लोरीन का, तो ये 4 नंबर हो गया। अब जो 4 ग्रुप है मैंने चारों की क्या करी, प्रायोरिटी डिसाइड कर दी, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रायोरिटी डिसाइड आप कर रहे हो, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो रही है। आपको क्या करना है, ये रूल फॉलो करके प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रायोरिटी डिसाइड कर ली।
अब ये आपके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल लाइन है वो बता रही है कि जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या बता रही है कि जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, आगे की तरफ है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि फोर्थ ग्रुप पीछे की तरफ है तो आंसर सेम रखना है, और फोर्थ ग्रुप आगे की तरफ है मतलब हॉरिजॉन्टल पे, तो आंसर क्या करना है, चेंज करना है। अब आपने क्या करा, 1 2 3 4, चौथा ग्रुप वर्टिकल पे है मतलब पीछे की तरफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, चौथे ग्रुप को तो भूल जाओ, उसके बाद जो बच गए 1 2 3 उसको आपको रोटेट करके देखना है कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए, सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए मतलब एक के बाद दो ही आना चाहिए, तीन नहीं आना चाहिए। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन आना चाहिए। कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल है इसलिए आंसर हमने सेम रखा है, क्लॉकवाइज के लिए आर और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस। क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहली प्रायोरिटी आयोडीन की, दूसरी प्रायोरिटी ब्रोमीन की, तीसरी प्रायोरिटी क्लोरीन की और चौथी प्रायोरिटी फ्लोरीन की, ये 4 हो गई। अब आपको क्या करना है, फोर्थ को तो भूल जाओ, और 1 के बाद अब ये नहीं कि पास में 3 आ रहा तो पहले 3 पे चले गए, 1 के बाद 2 ही आना चाहिए और 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। अब क्लॉकवाइज आ रहा है तो आंसर होता है आर, लेकिन चौथा ग्रुप कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल पे। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब टूवर्ड्स द व्यूअर आ गया, तो आंसर क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो आर की जगह क्या हो जाएगा, एस। बात समझ में आ रही है। तो आपने सिंपल ये पढ़ा होगा कि वर्टिकल पे आंसर सेम रखना है और हॉरिजॉन्टल पे डिफरेंट या चेंज करना है, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। वर्टिकल का मतलब पीछे है तो वो एग्जैक्ट सही कंडीशन है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब आगे है तो फिर आंसर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें, पहले इसको ले लेता हूँ, 1 के रियल कार्बन के, 2 वाले बाद में लेंगे। यहाँ पर तो क्या है, फिशर वाला है, तो फिशर तो आपको सॉल्व करना आ गया। अगर वेज डैश पूछ ले तो, क्योंकि हम क्या करते हैं, केवल ये याद रखते हैं कि फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे है या हॉरिजॉन्टल पे, इतना पढ़ते हैं, तो ये आप सॉल्व कर लोगे कि भाई वर्टिकल पे तो आंसर सेम और हॉरिजॉन्टल पे तो आंसर चेंज। लेकिन अगर ऐसे दे दिया तो क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर डैश पे है मतलब पीछे है, आंसर सेम रखना है, और अगर वेज पे है तो आगे है तो आंसर क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। तो आपने क्या देखा, चौथा ग्रुप जो है वो डैश पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम रहेगा, चौथे को भूल जाओ। 1 2 3 कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर। इसके बाद वापस से नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर चौथा ग्रुप जो है वो वेज पे आ रहा है, तो आंसर क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो पहले 4 को तो भूल जाओ, 1 2 3 कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो आंसर सेम होता कब, जब चौथा ग्रुप डैश पे होता, लेकिन यहाँ पर चौथा ग्रुप वेज पे है मतलब आगे की तरफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्लॉक का क्या हो जाएगा, एस। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ ग्रुप पीछे है तो आंसर सेम होगा, और फोर्थ ग्रुप आगे है तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज। आंसर का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। और ध्यान रखना कि जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो नंबरिंग का सीक्वेंस सही होना चाहिए, मतलब 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 2 के बाद 3 ही आना चाहिए। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर अगर 2 किरल कार्बन है तो क्या करें, तो यहाँ पर आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब देखिए डी और एल में तो केवल आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला चेक करना था, एक ही चेक करना था, बाकी कुछ भी उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको हर किरल कार्बन का अलग निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए इसकी बात करें तो ये ऊपर वाला किरल कार्बन और ये नीचे वाला किरल कार्बन। अब ये आपके टार्ट्रिक एसिड दे रखा है, और अगर हम एक्चुअल में कहें तो मीजो टार्ट्रिक एसिड दे रखा है। ठीक है, इसका मुझे आरएस नॉमेनक्लेचर निकालना है, निकालते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो COH ग्रुप है, H ग्रुप है, OH है और यहाँ पर कार्बन है। तो इसको मैं अगर सेपरेट कर लूँ ऐसे, ऊपर वाले कार्बन को मैंने क्या करा, ऐसे लिख दिया, COH OH H और ये कार्बन। अब मुझे क्या है, मैं ऊपर वाले कार्बन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आते हैं तो प्रायोरिटी 4th हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उससे कम तो किसी की हो नहीं सकती। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो पहले नंबर की इसकी हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कार्बन के बाद क्या क्या ग्रुप आ रहे हैं वो चेक करने हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इस कार्बन जो है, नीचे वाला कार्बन जो है ये वाला, उसके पास एक ऑक्सीजन है, एक H है और एक कार्बन है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये OH है। तो फर्स्ट हाईएस्ट की बात देखो, कार्बन कार्बन सेम हो गया, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम का मतलब मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। अब इसका नेक्स्ट ऑक्सीजन है और इसका नेक्स्ट भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ फिर सेम हो गया। फिर नेक्स्ट पे बात करो तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद ऐसा नहीं कि आगे चल जाओ, अभी इन्हीं में देखो,
एक ऑक्सीजन से सेम हो गया, तो दूसरा देखोगे तो इस पे ऑक्सीजन है जबकि इनमें कार्बन आ रहा है, ठीक है, तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक के बाद ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए प्रायोरिटी 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये और ये 4 नंबर ये, ठीक है। अब आप देखो 1 2 3 कैसे आ रहे हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का आंसर होता है एस, लेकिन फोर्थ ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल पे है, तो एस का क्या हो जाएगा आर, तो ये मैंने कह दिया आर, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो प्रायोरिटी तो लगभग वही रहेगी, 1 नंबर इसकी रहेगी, 2 नंबर इसकी रहेगी, 3 इसकी और 4 इसकी, तो 1 2 3 और 4, तो ये ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ठीक है। 1 नंबर इसकी प्रायोरिटी, फिर 2 नंबर इसकी, तो 1 और 2 और फिर ये 3, क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन फोर्थ ग्रुप क्या है हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्लॉक का क्या आर का क्या हो जाएगा एस, क्लियर। तो इसका क्या आ गया आर एस। अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए सपोज मैं नीचे बना देता हूँ, ये मीज़ो है, ठीक है, और ये COOH और ये OH लेफ्ट पे लिख देता हूँ, ये OH लेफ्ट पे लिख देता हूँ, ये H और ये H और ये COOH। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक तरह से इसकी मिरर इमेज बना दी नीचे, ठीक है, यहाँ पर मिरर लिया और इसकी मिरर इमेज नीचे बना दी। अब जब आप इसका सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा S और ये आएगा R। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि R की मिरर इमेज क्या होती है S, और S की मिरर इमेज क्या होती है R, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि आप एक इनैंशियोमर की मिरर इमेज बना रहे हैं, तो वो अगर R है तो उसकी मिरर इमेज S आ जाएगी, और S है तो उसकी मिरर इमेज R आ जाएगी। अब ये तो एक किरल कार्बन की बात होगी, अगर 2 हैं तो RS का SR हो जाएगा, तो जैसे मैंने क्या करा RS का SR कर दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मीज़ो कंपाउंड जो होते हैं वो मिरर इमेज तो बना लेंगे, लेकिन उनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगी। अब सुपर इम्पोज होने से क्या होगा कि वो इनैंशियोमर शो नहीं करेगा, तो उससे अब हमने क्या देखा कि RS की मिरर इमेज SR होती है, लेकिन वो क्या हो गए सुपर इम्पोज हो गए। तो उससे हुआ क्या, सुपर इम्पोज क्यों हो गया, कंडीशन क्या है, यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो आपके नंबरिंग चल रही है, मीज़ो कंपाउंड है। अब यहाँ पर आप नंबरिंग चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4, और आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4। तो उस केस में क्या करना है कि मीज़ो की कॉन्फ़िगरेशन RS ही आनी चाहिए। RS का मतलब क्या है कि ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इसका मतलब 2 पे R आ गया और 3 पे S आ गया। अब ये अगर आपके है और SR आ रहा है, तो नंबरिंग आपको क्या करनी है 1 2 3 और ये 4। तो इस केस में भी क्या होगा कि 2 पे R आ जाएगा और 3 पे क्या आ जाएगा S। तो कहने का मतलब यह है कि मीज़ो का लिए यहाँ पर मैंने क्या कह दिया, मीज़ो टार्ट्रिक एसिड के लिए 2R और 3S हो गया। तो अगर मीज़ो कंपाउंड होता है तो उसमें RS फिक्स हो जाती है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर COH की जगह दूसरा ग्रुप लगा दूंगा, तो फिर वो मीज़ो नहीं रहा, तो फिर RS है तो SR है, तो अलग अलग हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया कि मीज़ो कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो RS आती है, ठीक है। अगर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ तो नंबरिंग आप खुद कर रहे हैं IUPAC के अकॉर्डिंग कि भाई आपने RS यहाँ से आ रहा तो यहाँ से कर दी और यहाँ से आ रहा तो यहाँ से कर दी। लेकिन अगर उसने खुद ने दे रखी है, जैसे मान लीजिए उसने कंपाउंड यही दे दिया और नंबरिंग वो खुद करके दे रहा है, जैसे मान लीजिए वो यही कंपाउंड दे रहा है और नंबरिंग उसने खुद कर दी कि भाई ये तो 2 है और ये 3 है, तो उस केस में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि भाई IUPAC नंबरिंग तो क्या है। अगर उसने कोई कंपाउंड दिया है और नंबरिंग खुद करके दी है, तो फिर आपको यही मानना है कि ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो 2 की स्टीरियो क्या होगी और 3 की स्टीरियो क्या हो गई, ये वो पूछेगा। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो कंसेप्ट का मतलब क्या है कि अगर मीज़ो की कंडीशन नहीं है तो जो आंसर आ रहा वही रहेगा, IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करनी है। और अगर उसने खुद ने दे रखी है RPSC ने लिख के, तो IUPAC को भूल जाइए, जो दे रखी है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर मीज़ो है तो वहाँ पर RS और SR का मतलब एक ही होता है, मतलब आपको RS ही मानना है, नंबरिंग को आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो मीज़ो का क्या था, RS आ रहा था। अब ये आप देखेंगे कि ये मीज़ो नहीं है, सिंपल टार्ट्रिक एसिड है। तो सिंपल का क्या होगा, या तो दोनों R आएंगे या दोनों S आएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बना दिया, क्यों, क्योंकि RS तो मीज़ो में चला गया। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि R की मिरर इमेज S होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो है इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अगर एक R है तो दूसरा S आएगा ही आएगा, क्योंकि वो मिरर इमेज हो रहे हैं, क्लियर। अब देखिए इसकी मैं बात करूँ तो 1 नंबर की प्रायोरिटी इसकी, 2 नंबर की इसकी और 3 नंबर की इसकी हो गई। तो 1 2 3 कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ ग्रुप यहाँ पर तो एंटी का S होता है, S का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी है, 1 इसकी, 2 इसकी
और 3 किसकी हो गई, इसकी। तो 1 2 3 ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो एंटी का एस का क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मीजो है तो आर एस आएगा, और मीजो नहीं है तो या तो दोनों आर आएंगे या दोनों एस आएंगे, तो ये दोनों आर आ गया। क्लियर है। तो ये आपके हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इसकी अगर आप मिरर इमेज बना लेते हैं, ठीक है, इसकी अगर मैं मिरर इमेज बना दूंगा तो उसमें दोनों का ऐसा आ जाएगा। आप चाहो तो करके देख लेना। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल ले लिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने मीज़ो की कंडीशन नहीं रखी है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, मीज़ो की नहीं है। तो मीज़ो की होगी तो नंबरिंग आपके ऊपर से भी हो सकती है, नीचे से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मीज़ो नहीं है तो यहाँ तो फिक्स ही आएगा जो आएगा। कैसे सॉल्व कर लेते हैं। पहली प्रायोरिटी इसकी, दूसरी में इसके कार्बन पे 1 ऑक्सीजन है और इसके कार्बन पे क्योंकि डबल बॉन्ड O है तो 2 ऑक्सीजन माने जाएंगे, तो ये दूसरी प्रायोरिटी इसकी हो गई। तीसरी इसकी हो गई। तो 1 2 3 कैसे आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का एस होता है फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो जाएगा, आर। क्लियर। आप चाहो तो खुद सॉल्व करके देख लेना। अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले की बात करें तो पहली प्रायोरिटी OH की हो गई। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास एक ही ऑक्सीजन है, जबकि इस कार्बन की बात करें तो इस पर भी एक ही ऑक्सीजन। इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाले को, ठीक है। ये किरल कार्बन है, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके पास है CH2OH, और इसके पास अगर हम बात करें तो ये है OH, ये है H और ये है CHO। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, यहाँ सेम हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन सेम हो गया। अब इसके अलावा 2 हाइड्रोजन है जबकि इसके पास कार्बन है, तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा हो गई। तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके लिए तो 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर इसको मिलेगा और 3 नंबर इसको मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज एस है, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल में, तो क्या हो जाएगा, आर। इस केस में दोनों का आर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए वहाँ तो आपके मिरर इमेज है तो आर आर आ रहा है ये वाले में, लेकिन अगर आपने डिफरेंट कर दिया है एनवायरनमेंट तो ज़रूरी नहीं आर आ रहा है क्योंकि ग्रुप चेंज हो गया। बात समझ आ रही है। कहने का मतलब ये कि मीज़ो वाले में अगर मीज़ो की कंडीशन सिमेट्रिकल वाले में इस टाइप से है तो या तो दोनों आर या दोनों एस, लेकिन यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि दोनों आर ही आए। क्लियर। आर आर आ रहा है या आर एस आ रहा है वो मीज़ो के लिए या आइडेंटिकल के लिए, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए हालांकि ऐसा आरपीसी देती नहीं थी ना, घुमा के ये पूछ लिया। अब इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि COH यहाँ दे रखा है, तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है सबसे। तो नंबरिंग अगर आप IUPAC की स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। इसका मतलब क्या है कि 2 किरल कार्बन है, एक ये और एक ये। अब इन दोनों किरल कार्बन में जब आप देखेंगे RS नॉमेनक्लेचर के हिसाब से तो इसका जो भी आएगा और इसका जो भी आएगा, तो अब आप क्या देखेंगे कि नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 IUPAC नंबरिंग की बात कर रहा हूँ। तो जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो वहाँ पर R और S होता है और IUPAC के हिसाब से नंबरिंग दे रखी होती है। तो 2R है या 2S है या 3R है या 3S है, इस टाइप से होता है। तो IUPAC के हिसाब से आपको क्या करना है, 2 वाला ये मानना है और 3 वाला ये मानना है। हालांकि वो ऐसे करके नहीं देता है, वो ऐसे ही करके देगा COH ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको IUPAC के हिसाब से मानना है कि 2 कौन सा है और 3 कौन सा है। अगर उसने नहीं दे रखा है तो, और अगर उसने लिख के दे दिया कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पूछा कि सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, थर्ड क्या होगी, तो वहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर ध्यान क्या रखना है कि 2 वाला ये है और 3 वाला ये। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले की बात करें तो ब्रोमीन है पहला नंबर इसका, OH है दूसरा नंबर इसका और तीसरा नंबर इसका, ठीक है। कार्बन है क्योंकि, और ये हाइड्रोजन चौथा नंबर। 1 2 3 कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है, S है और हॉरिजॉन्टल पे H है, तो ये क्या हो जाएगा, S का R हो जाएगा। अब इसकी बात करें, अब देखिए IUPAC की प्रायोरिटी तो बात अलग होगी, वो तो अलग है। अब यहाँ पर जब RS के लिए प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो 1 नंबर इसका, नाइट्रोजन का दूसरा नंबर। अब यहाँ पर कार्बन के बाद ब्रोमीन आ गया सीधे, और यहाँ पर कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो ध्यान क्या रखना है कि 3rd नंबर इसका हो जाएगा और ये होगा 4th नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन हाईएस्ट है और कार्बन के बाद ब्रोमीन हाईएस्ट है। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहे हैं और 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, तो R का क्या हो जाएगा, S। अब नॉर्मली देखा जाए तो RS आ रहा है, लेकिन अगर IUPAC के हिसाब से आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2S और 3R। क्या हो जाएगा, 2S और 3R हो जाएगा। तो ये आपके हो गए RS नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।